So today we will start a very important chapter, that is force and laws of motion. Motion we have already studied and we have seen linear motion, किस तरह से एक straight line में एक object चलता है. इन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे और ये सीखेंगे कि हाउ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट और टर्मिनेटिंग अ मोशन इन द ऑब्जेक्ट, मतलब चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट अगर चल नहीं रहा है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो उसको चलाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है. अगर चलता जा रहा है तो उसको ब्रेक लगाना है, उसे रोकना है, तो फिर उसके लिए भी फोर्स की ज़रूरत है. अगर किसी सर्टेन डायरेक्शन में जाते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलनी है, किसी और डायरेक्शन में मोड़ना है उसको, तो उसके लिए भी हमको फोर्स की ज़रूरत है. हाँ, तो इसका मतलब फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी फॉर मोशन. और लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स to understand why and how motion in an object is created or terminated. तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स को थोड़ा सा समझेंगे और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लॉज ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे. क्लास 8th में आपने फोर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. हाँ, आपने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो बेसिकली एक पुल या पुश होता है. आइदर इट इज़ अ पुल और इट इज़ अ पुश. पुल और पुश हम बोलते हैं कि फोर्स है. और साथ में हमने ये भी बात की थी 8th क्लास में कि फोर्स क्या क्या कर सकता है. हाँ, कि फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसे चला सकता है. हाँ, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे रोक सकता है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ा सकता है या कम कर सकता है. या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है. हाँ, फोर्स बहुत सारे काम कर सकता है एंड विच इज़ आइदर अ पुल और अ पुश. इतनी बातें हमने की थी. साथ में हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस की भी बात की थी. ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हमने कहा था कि दे कैन आइदर बी कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. हाँ, फोर्स के दो टाइप्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. फोर्स इज बेसिकली इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़. तो उन दोनों बॉडीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन, जैसा कि आपकी बुक दिखाती है, दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन, तरह तरह के इंटरेक्शन दिखाते हैं हम इसमें. तो ये जब हम इंटरेक्शंस की बात करते हैं कि कहीं कोई पुश कर रहा है ट्रॉली को, हम एक वीडियो में देखेंगे चीज़ों को, कुछ वीडियोस देखेंगे, हम वीडियोस से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इन इंटरेक्शंस को. तो ये इंटरेक्शन जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है तो फिर फोर्स अप्लाई होता है. तो कांटेक्ट होना, इंटरेक्शन के लिए कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है. कभी कांटेक्ट होता है, कभी कांटेक्ट नहीं भी होता है. तो वो फोर्सेस जो कि कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट के बाद अप्लाई होते हैं, उनको हम कांटेक्ट फोर्सेस बोलते थे. जैसे मस्कुलर फोर्स था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था. और या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जब दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बिना फोर्स इम्पोज कर देते हैं. जैसे कि फोर्स ऑफ अ मैग्नेट, हम उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. हाँ, जो वो या तो आयरन ऑब्जेक्ट्स पे या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे लगाता है या दूसरे मैग्नेट्स पे लगाता है. उसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. हाँ, दोनों में थोड़ा थोड़ा इन तीनों में फ़र्क है, लेकिन तीनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अस. दो ऑब्जेक्ट्स, केवल अर्थ की बात नहीं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ऐसा न्यूटन ने हमको बताया था. हम ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. फिर हमने बात करी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो चार्जेस के बीच में, चार्ज सरफेसेस के बीच में होता है.
हाँ, कि एक चार्ज सरफेस है, एक बिना चार्ज की सरफेस है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलर, जैसे मैग्नेट में सिमिलर पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकते हैं, अट्रैक्शन वाले फोर्स भी हो सकते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन होता है, कभी रिपल्शन नहीं होता। हाँ, लेकिन ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो पहले तो हम इन सब फोर्सेस के बारे में आज बात करेंगे विद एग्जाम्पल। तो हम बारी बारी से कुछ वीडियोस की हेल्प लेंगे इनको समझने के लिए। तो टू स्टार्ट विद वी हैव दिस वीडियो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि फोर्स इज एक्चुअली फोर्स इज अप्लाइड व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट। जब दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो फोर्स लगता है। बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर अगर होंगी, या बॉडीज नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर होंगी, ये दोनों तरीके हो सकते हैं बॉडीज़ के इंटरेक्शन के लिए। दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब बॉडीज इन कॉन्टैक्ट हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स, और नहीं है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये बात जो हम अभी कर रहे थे वो ये है। हाँ, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर देखें हम एग्जाम्पल, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमको सबसे पहले हमारा मस्कुलर फोर्स पता चलता है। जैसे सपोज यहाँ पे दिखाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन कि ग्लास रखा है, आप उस ग्लास को टेबल से उठाते हो तो यू विल हैव टू होल्ड इट इन योर हैंड एंड देन विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय योर मसल्स यू विल पिक इट अप। हाँ, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिफ्टिंग द ग्लास, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स वेयर हैंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास। सिंपल बात है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। व्हेन अ बॉल इज किक्ड, एक बॉल को अगर किक करके और मूव कर दिया जाता है तो उस पर फोर्स अप्लाई किया गया है, लेकिन उसके लिए फुट एंड बॉल के बीच में कांटेक्ट होना ज़रूरी है। हाँ, चलती हुई बॉल को रोकने के लिए भी फोर्स लगाया गया है, वो भी तब तक नहीं रुकेगी जब तक फोर्स लगाया नहीं जाएगा उस पर। When a table or a desk is moved with the help of a force, it is also contact force. When we press the keys on a keyboard or when we move the chess pieces on a chessboard, they all are the examples of contact forces, because without touching these objects we cannot apply force. So these are the examples of initial examples of contact forces. हाँ, contact forces में यहाँ सब जगह पर जो कॉमन बात हो रही है वो क्या हो रही है कि इन सभी का जो इन सभी को अप्लाई करते समय मस्कुलर फोर्स लगा है, यानी मसल यूज़ हुई है, हल्का या ज़्यादा मसल पावर इस पे लगा है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम मस्कुलर फोर्सेस कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि एक जो हमारी मसल यूज़ होती हैं, वैसे कोई जैसे ये बुलॉक कार्ट है। व्हेन अ बुल इज पिकिंग अ होल्ड इज पुलिंग अ कार्ट, तो यहाँ पर भी उसकी मसल्स यूज़ हो रही हैं। हाँ, तो फोर्सेस जनरेटेड ड्यू टू आवर बॉडी बीइंग इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, यानी मसल्स इन आवर बॉडी एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो कि हमारी मसल के बीच में होने वाली प्रोसेसेस हैं, उसके थ्रू ये फोर्स अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए हम इनको मस्कुलर फोर्सेस बोलते हैं। अदर एग्जांपल इसके लिए हम कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए, मस्कुलर फोर्स की बात हो गई, हम कॉन्टैक्ट फोर्स के और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, बॉडी अप्लाइंग फोर्स एंड फोर्स जनरेटेड, बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट on which the force was applied. Now force of friction is another example. Force of friction के बारे में हमको थोड़ा सा पता है कि when two surfaces are in direct contact with each other, what happens like this ball, अब ये बॉल मूव कर रहा है, तो इस बॉल के ऊपर एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सरफेस लगा रहा होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुक जाता है। आप फॉरएवर किसी बॉल को चला नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप अगर उस पर कोई फोर्स लगा करके उसे रोकोगे नहीं तो वो चलता ही जाएगा, वो कभी ना कभी तो रुकेगा। तो आप जब सरफेस पर इस बॉल को मूव कर देते हो तो वो
चलता चलता अपने आप ही रुक जाता है कभी ना कभी। ये वाला जो मूवमेंट है, दिस इज ये वाला जो इस पर जो फोर्स लगा है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन लगा है। हाँ, इसका जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है ये, वी कॉल इट फ्रिक्शन। हाँ, 8th क्लास में हमने इसके बारे में बात की थी। तो हमने एक वर्ड यूज़ किया था, जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में जो उन सरफेसेस पर जो अनइवननेस है, उस अनइवननेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग की वजह से ये फोर्स लगता है। हाँ, इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। अब दो सरफेसेस में अगर इंटरलॉकिंग होती है तो वो तब होगी जब दोनों सरफेसेस अनइवन सरफेसेस है। तो हम कहते हैं हर सरफेस थोड़ी बहुत तो अनइवन होती है। अगर आइडियली दो सरफेसेस के बीच में कोई इंटरलॉकिंग नहीं है, मतलब कोई अनइवननेस नहीं है, तो इंटरलॉकिंग नहीं होगी। इंटरलॉकिंग अगर नहीं हुई तो फिर वो एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे फ्रीली, फिर फ्रिक्शन वुड बी ज़ीरो। लेकिन आइडियली इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसा हो नहीं पाता। फ्रिक्शन लेस सरफेसेस हमको आसानी से नहीं मिलती, डे टू डे लाइफ में नहीं मिलती। तो फ्रिक्शन के लिए दोनों सरफेसेस का, या हम कहते हैं कि इंटरलॉकिंग के लिए, दोनों सरफेसेस की अनइवननेस की इंटरलॉकिंग के लिए दोनों सरफेस का डायरेक्ट कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ये हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। ठीक है। अच्छा, जब हम वॉक करते हैं तब क्या होता है, ये देखो, आवर फीट अप्लाई अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी ऑन द ग्राउंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मोशन हमारे फीट एक फोर्स लगा रहे होते हैं, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड हमको एक फोर्स लगाता है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कहलाते हैं। तो हमारा फोर्स क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द ऑफर्ड बाय द सरफेस। अगर सरफेस फ्रिक्शन ऑफर नहीं करता, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे देखो, हमने फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन सामने की तरफ है। ठीक है, हमको ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन ध्यान से सोचो, व्हेन यू मूव ऑन अ सरफेस, आप फोर्स पीछे लगाते हो, दिस इज अप्लाइड फोर्स बाय योर फीट ऑन द ग्राउंड, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एंड हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स बाय द सरफेस ऑन योर बॉडी इज अप्लाइड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओनली यू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन अ सरफेस। अगर मान लो इस सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाए, इस पर ऑयल बिखेर दिया जाए, इसको एक या पाउडर बिखेर दिया जाए, तो आप इस पे फिसल जाओगे, स्लिप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हो उसके रिजल्ट में कोई दूसरा फोर्स जो आपको आगे चलाए, आगे पुश करे, वो नहीं लगता है। सो व्हेन देयर इज नो फोर्स लाइक दैट, बैकवर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर आगे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो आप चल नहीं सकते। अगर किसी सरफेस पर, या हम सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर किसी सरफेस पर हम चलना चाहते हैं तो उस सरफेस का थोड़ा सा रफ होना ज़रूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन ज़ीरो कर दिया जाएगा, तो आपके पैर फिसल जाएंगे और आप आगे चल ही नहीं पाओगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो बॉल का एग्जाम्पल हो, चाहे किसी हमारे जैसे किसी मूवमेंट का ऑब्जेक्ट वो हो। इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं बोट मूविंग इन वाटर। अगर इस पर ओर से पुश करना बैकवर्ड डायरेक्शन में बंद कर दिया जाए तो, और ये इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर चल रही हो, तो आफ्टर सम टाइम ये अपने आप ही रुक जाएगी। हाँ, वाटर भी सरफेस के ऊपर, बोट की सरफेस के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। हाँ, और अगर फ्रिक्शन बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाए तो मूव करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन ज़रूरी है फॉर द मूवमेंट।
नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे, हमारे चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है ना, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं सब। कांटेक्ट फोर्सेस के लिए दो सरफेसेस का आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। वाटर या एयर दे टेंड टू फ्लो, हाँ हम कहते हैं दे आर फ्लूइड्स, सॉलिड्स डोंट फ्लो, सो सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स, बट लिक्विड भी फ्लूइड है और एयर भी फ्लूइड है। एयर में अगर कोई एयरप्लेन चल रहा होता है उस पर भी फ्रिक्शन लग रहा होता है एयर से। जब कोई बोट या शिप या स्टीमर वाटर में चल रहा होता है या कोई स्विमर स्विम कर रहा होता है तो उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय द वाटर सरफेस। इस फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। हाँ, फ्लूइड फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज ड्रैग। ये सब बातें आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये एग्जाम्पल थे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स। अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स देखें तो उसमें पहला एग्जाम्पल आता है मैग्नेट का। मैग्नेट आप अच्छी तरह से सब लोग समझते हो। मैग्नेट्स या तो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं या दूसरे मैग्नेट्स के ऑपोजिट पोल्स को यानी नॉर्थ साउथ को, साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स। तो अगर लाइक पोल्स नॉर्थ एंड नॉर्थ, साउथ एंड साउथ एक दूसरे के सामने आ गए तब तो हम कहते हैं कि रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे को धक्का देंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर ऑपोजिट फोर्सेस आमने सामने आते हैं तो उस कंडीशन में, ऑपोजिट पोल्स आमने सामने आते हैं तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों तरह के फोर्सेस होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। जो मैग्नेट का फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और उसका जो रेंज होता है वो बहुत छोटा होता है। इट इज़ ओनली अराउंड द मैग्नेट। हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिल्कुल मैग्नेट के आसपास एक छोटे से एरिया में होता है, उसके बाहर नहीं जाता। तो मैग्नेट के पास अगर किसी आयरन ऑब्जेक्ट को लाया जाए, तो जैसे कि कोई आयरन नेल को लाया जाए, तो ये हम सबका ऑब्जर्वेशन है कि वो उसको अपनी तरफ विद अ मैग्नेटिक फोर्स खींच लेता है। हाँ, और वो खींच लेगा। यदि हम उसके पास लाएं तो जैसे ही वो इसकी रेंज में आएगा वो इसको खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और फॉर दिस पुल, फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, दे डू नॉट रिक्वायर टू कम इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स द नेल, कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा ही एग्जाम्पल किसी और जगह मैग्नेट को लेके जाएंगे। आपके रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं, उस पर मैग्नेट होते हैं। किसी मैग्नेट को किसी आयरन कैबिनेट के पास लेके जाएंगे, वो उसको खींच लेगा। ये सब मैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं एंड इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से गिराया जाए तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। Why does the ball fall towards the ground? Because earth exerts a force on the ball without coming in direct contact. This force is gravitational force. Gravitational force के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वैसे तो। हाँ, earth attracts all the objects around it. Actually, this is not only about earth. It is about every object in the universe. हाँ, पानी भी निकल रहा है तो नीचे गिरता है, ऊपर नहीं उड़ जाता। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे ही गिरेगी। अर्थ की सरफेस पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्रॉड वे में देखो, आप अगर यूनिवर्स में देखो, ऑल ओवर द यूनिवर्स अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा मुश्किल है इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स में अगर उसको ऐसा खुला छोड़ दो, वो इधर उधर जाएगा, उसको कभी कोई प्लैनेट खींचेगा, कोई प्लैनेट खींचेगा। क्योंकि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और मास कीप ऑन अट्रैक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट्स बाय सम फोर्स, एंड दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है मैग्नेटिक फोर्स की तरह, लेकिन ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि दूर से लगता है। दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। लेकिन ये जो वीक फोर्स है इसकी रेंज यूनिवर्सल है, ये बहुत बड़ी रेंज का है।
ना। मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में ये डिफरेंस है कि मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग है, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है। जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी रेंज बहुत छोटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत बड़ी है, यूनिवर्सल है। यानी कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है तो वो यूनिवर्स में हर दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो यूनिवर्स में कहीं भी हो, किसी भी प्लैनेट पे हो, किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड। वो बहुत कम फोर्स होगा बट दैट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बड़ी रेंज वाला वीक फोर्स है, बट इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब दूसरे प्लैनेट पे अट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्टैक्ट में आने का तो सवाल ही नहीं। हाँ, वीक फोर्स है इसलिए एक्चुअली वो किसी चीज़ को दूसरे प्लैनेट से खींच नहीं सकता है। तो एक एग्जांपल हो गया मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। वी टेक अनदर एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का एक और एग्जांपल हमारे पास होता है। हाँ, आपने ये भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन टू चार्ज सरफेसेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, जब दो सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है तो एक दूसरे पे अट्रैक्ट, ये देखिए हमने दो बलून का एग्जांपल दिया हुआ है, दोनों बलून पे कोई चार्ज नहीं है तो दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये ऐसे कैसे हैं जैसे हैं। लेकिन अगर आप एक सरफेस को वूल से या वूलन क्लॉथ से रब करके और इसके पास लेके जाओगे तो फिर ये दूसरे वाले को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इस पर चार्ज आ गया, इस पर चार्ज नहीं है। दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू। हाँ, दिस अट्रैक्शन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट द balloons for the application of force did not come in contact with each other. वो आप आफ्टर गेटिंग अट्रैक्टेड एक दूसरे से कंटैक्ट में आए हैं। तो एक बलून की सरफेस पर कुछ चार्ज आ गया ड्यू टू रबिंग विद द क्लॉथ। अब अगर इस पे भी चार्ज डाल दें तो अगर इस पे भी चार्ज डाल दें, इस तरह के फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इन पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि जो चार्ज है वो इसके ऊपर रुका हुआ है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, सरफेस पर रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? बिकॉज बलून इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू मूव अक्रॉस इट। तो जो चार्ज है उस चार्ज को मूव नहीं करने दे रहा ये, तो इसलिए चार्ज इसकी सरफेस पर रुका हुआ है। तो ये स्टैटिक चार्ज है। अब अगर इसको भी हम चार्ज कर दें, अभी तो ये चार्ज था, ये अनचार्ज था और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन सिमिलरली अगर वैसा ही एक वूलन क्लॉथ लेके इसके ऊपर भी रब कर दिया जाए और इस पर भी एक सिमिलर चार्ज डाल दिया जाए तो हम क्या देखते हैं? हाँ, व्हेन दिस विल कम इन कांटेक्ट विद इट क्लोजर टू इट, एक्चुअली दे विल मूव अपार्ट, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस रिपल्शन इज ऑफ द लाइक चार्जेस। हम कहते हैं सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जो आपका ये है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। अनचार्ज और चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्शन जो होता है वो यहाँ देखने को मिलता है। मैग्नेट में भी लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन फोर्स है, उसमें रिपल्शन नहीं होता है। तो ये सब क्या है? ये सब चार्ज के लगाए गए फोर्सेस हैं। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा ही एक एग्जांपल है पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करना। आप अगर ये काम आप भी कर सकते हो अपने घर पे, हाँ, कि आप एक अपने ड्राई हेयर्स में अगर कॉम्ब मूव करोगे तो वो उस पर चार्ज आ जाएगा। छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े काटो, हाँ, इस तरह के पेपर पीसेस, वेरी स्मॉल वेरी लाइट, उसको जब यहाँ पे लेके आओगे नियर द कॉम्ब तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो उछल के इससे चिपक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में भी इसी तरह का एक स्टैटिक चार्ज आ गया, मतलब चार्ज डिफरेंस आ गया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है वो इनके बीच में लगता है। तो ये सब जो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं टू अंडरस्टैंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये बेसिकली हमारा रिवीजन है। हम वो बात कर रहे हैं जो हमने छोटी क्लासेस में की थी। अब हमको एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात समझनी है। ये बात यहाँ तक जो बात हुई
ये तो आप 8th क्लास में समझ चुके थे कि जो फोर्सेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक दे आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, दे आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने एग्जांपल्स लिए मस्कुलर फोर्स, जिनमें हमारी मसल्स काम आई. ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आना ज़रूरी था इसके लिए. और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये दो एग्जांपल हमने लिए कांटेक्ट फोर्सेस के लिए. नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमको मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल आया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट्स. मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा मैग्नेट हर किसी पर फोर्स नहीं लगाएगी, केवल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर ही लगाएगी, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट निकल हो गया, और या फिर दूसरे मैग्नेट्स पे लगाएगी. फिर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. For all these three forces, contact between the objects is not necessary. For these two examples, for these two types of forces, contact is necessary. अब एक बात और करेंगे. क्या बात करेंगे? We will talk about balanced forces and unbalanced forces. समझो ये एक कार है और इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में. याद रखें, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. क्या मतलब हुआ? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है. जब इस कार पर, यानी सेम ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं. ये दोनों अपनी अपनी तरफ इसको खींच रहे हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों के डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल एंड बोथ आर अप्लाइड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. Then this pair of forces is known as balanced forces. मैंने जो वर्ड्स यूज किए हैं उसको बहुत ध्यान से याद कर लो. क्या? बैलेंस फोर्सेस आर द फोर्सेस जिनमें नंबर 1, पहली बात क्या है? they have same मैग्नीट्यूड. बराबर है, ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन. ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड नंबर 3, तीसरी बात क्या? दोनों अप्लाई हो रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट पे, applied on the same object. ये बात इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. जो तीसरी बात है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपको बाद में पता चलेगा इसी चैप्टर में. हाँ, इसके बिना लेकिन हमारी बात अधूरी रह जाती है, ध्यान रखें. तो बैलेंस फोर्सेस जो होते हैं उसकी ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनके मैग्नीट्यूड सेम है, दे आर अप्लाइड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. हाँ, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अप्लाइड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज बैलेंस फोर्सेस. ये बात आप लिख सकते हो. अब इससे ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात समझो कि बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट मूव एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ स्टेशनरी. अगर वो रुका हुआ है, इफ इट इज़
it is at rest, balanced forces cannot move an object at rest from its position. In other words, it cannot change the position of an object. जो ऑब्जेक्ट जहाँ पड़ा हुआ है, अगर उस पर दो फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब दोनों के ऊपर दोनों बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड्स बराबर है, डायरेक्शंस अपोजिट है और दोनों उस एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस फोर्सेस हैं और ये इसको चलने नहीं देंगे। ये आप कितनी भी देर तक ये फोर्स अप्लाई करके रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कार अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। आती है बात समझ में? हाँ, अगर ये फोर्स जो है, जो इन दोनों पे लगने वाला है, इसको बदल दिया जाए, हाँ, एक फोर्स 10 न्यूटन का कर दिया जाए, दूसरा वही जो 5 न्यूटन का था, तो व्हाट वी विल सी कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस द कार विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। इन दिस कंडीशन क्या हो रहा है, देयर आर टू फोर्सेस applied in two opposite direction on the same object, but they are not equal in the magnitude. एक फोर्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, दूसरा कम मैग्नीट्यूड का है, तो द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, जो ज़्यादा बड़ा फोर्स है उसके डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। सिंपल बात है, समझ में आने वाली बात है। इस तरह के फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, हम इस तरह के फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, और क्योंकि ये एक्सटर्नली लगाया गया है, बाहर से लगाया गया है, तो हम इसको एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। अक्सर आपकी बुक में ये वर्ड लिखा हुआ आएगा बार बार, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, तो आप समझ जाओ इसकी बात हो रही है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पर दो अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे हैं, हाँ, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो वो फोर्सेस बैलेंस नहीं हैं, वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। एंड इन सच सिचुएशन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, जो बड़ा फोर्स है उसकी डायरेक्शन में मोशन होगी। सिंपल बात है। ये देखा है आपने पूल टेबल। अब इसमें अगर हम देखें बिलियर्ड्स का जो गेम, आप ज़रूर आपने कभी ना कभी खेला, नहीं हो तो देखा तो ज़रूर होगा, कि इस तरह से एक बॉल जो है उसको उस पर फोर्स लगाया जा रहा है और फिर वो मल्टीपल वो फोर्स जो है वो किसी दूसरी बॉल पे लगा करके उसको मूव कर देता है। हाँ, यहाँ पे एक वेट लिफ्टर वेट लगा रहा है, इट इज़ अप्लाइंग फोर्स लगा रहा है ऑन द वेट, हाँ, तो फोर्स लगा करके इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वो मूव कर रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देयर इज सम मोशन इन द ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर फोर्स लगाया गया। हाँ, हम बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगा करके विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ जैक्स, वेरी हैवी ऑब्जेक्ट, मे बी इट इज़ अ ट्रक, आप उसको भी ऊपर उठा सकते हो। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा देता है तो इस तरह का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। तो ये बात हम समझ गए कि नहीं समझ गए कि फोर्स का एप्लीकेशन बाद के सारे कंडीशन में अनबैलेंस्ड था। अनबैलेंस्ड फोर्सेस या एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, हमने क्या देखा कि व्हेन टू फोर्सेस आर बैलेंस्ड on the same object, they are applied on the same objects having the same magnitude, the object does not move if it is at rest. और दूसरा कंडीशन हमने क्या देखा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है फोर्स और वो ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब कि उनके बीच में जो फोर्स की कंडीशन है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। सो व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स। हाँ, तो यहाँ से जो टेक होम मैसेज है वो क्या है, वो ये है कि आपको
अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, तो बैलेंस फोर्सेस से काम नहीं चलेगा। यू रिक्वायर एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहली बात। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इस बात को। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब समझते हो, स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तब तक चलता रहेगा जब तक या तो उसका एक्सेलरेटर दबा करके उसे उसकी वेलोसिटी और बढ़ा दी जाए, यानी उसकी स्पीड और बढ़ा दें या तो हम, और या हम उसे ब्रेक लगा करके उसकी स्पीड कम कर दें या रोक दें। अगर इनमें से कोई और बात नहीं होगी तो वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इसका मतलब इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट पर जो पेयर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, वो पेयर ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस्ड विद ईच अदर। कैसे? सब समझो, एक कार चल रही है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कार जब चलती है तो उस कार का इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाता है, हाँ, इस वजह से वो चल रही है, हाँ, और उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो फ्रिक्शन जो है वो उसको रोकने का काम कर रहा है, उसकी स्पीड कम करने का काम कर रहा है। अगर इंजन बंद कर दिया जाए तो थोड़ी देर तक लुढ़कने के बाद कार अपने आप रुक जाएगी। ये सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप साइकिल चला रहे हो, पैडल मारना बंद कर दो, आपकी साइकिल अपने आप एक पॉइंट के बाद स्लो हो करके और गिरने लग जाएगी, आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बैलेंस फोर्सेस लगते हैं तब तक तो ठीक है, जब तक आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हो किसी कार पे, किसी साइकिल पे, तब तक वो चलते रहेगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट पर लगा जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, तो फिर उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, उसकी स्पीड या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। सो इफ़ वी वांट, हमने कहा थोड़ा सा चेंज कर दो, है ना। एक और एग्जांपल तीसरा ले लेता हूँ कि कोई कार है, वो स्ट्रेट चल रही है और वो स्ट्रेट ही चलती जाएगी जब तक आप एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऐसा ना लगाओ विद द हेल्प ऑफ स्टीयरिंग जिससे कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वो मुड़ जाएगी, नहीं तो वो सीधी चलती रहेगी, अपने आप नहीं मुड़ेगी, है ना, अपने आप नहीं मुड़ती। तो कहते हैं इसको स्टेट ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। तो an external unbalanced force can change the state of rest or state of motion of an object. अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसे चला सकता है कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्सेस कांट डू दैट। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी डायरेक्शन बदलनी है, फॉर दैट ऑल्सो यू रिक्वायर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। इफ यू वांट टू स्लो डाउन एन ऑब्जेक्ट यू रिक्वायर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। If you want to speed up an object which is already moving with uniform velocity, you require an external unbalanced force. If you want to stop an object, you require an external unbalanced force. So external unbalanced force is the force which we are going to discuss in this chapter known as force and laws of motion. यहाँ पे जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। यही वो फोर्स है जो स्टेट्स ऑफ मोशन को चेंज करेगा, और हमारा इंटरेस्ट उसी में है। जो हमारे लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब किए जाएंगे, जो हमारी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, एक्चुअली वो मोशन फोर्स की वजह से है। तो कौन से फोर्स की वजह से है? दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, नो मैटर वेदर इट इज़ एट रेस्ट और इट इज़ मूविंग। अगर रुके हुए ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो वो रेस्ट पर नहीं रहेगा, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट बदल जाएगी स्टेट ऑफ मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आप उस पर ब्रेक लगाते हो या एक्सेलरेटर दबा देते हो उसका और उसे तेज़ चला देते हो, तो इन ऑल दैट कंडीशन उसकी यूनिफॉर्म मोशन बदल जाएगी, स्टेट ऑफ मोशन बदल जाएगी। सो इन दिस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वी विल टॉक अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। ये न्यूटन ने बताए थे और उससे हमको ये पता चला था कि किस तरह से हम इन फोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट।
हमारी डे टू डे लाइफ में होने वाली बहुत सारी एग्जाम्पल्स, जो कि बहुत सारे चीज़ें हम अपने आसपास देखते रहते हैं, उसके पीछे कॉज क्या है ये एक्सप्लेन करता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है तब क्या होता है और नहीं लगता तब क्या होता है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की इंपॉर्टेंस बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि वो उसका मैग्नीट्यूड कैसे मेज़र किया जाता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको डायरेक्शंस के इम्पैक्ट के बारे में बताता है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में। छोटी क्लासेस में आप इसको जानते हो। तो तीनों लॉज ऑफ मोशन जो हैं, उन तीनों के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ से, आपको वो समझना है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप सब चीज़ें महसूस कर चुके हो, इसलिए आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है और उससे बनने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है। हाँ, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो सेम डे उसको सॉल्व कर देना है, उसको लिंगर ऑन नहीं करना, उसको पाइल अप नहीं करना अपनी प्रॉब्लम्स को, नहीं तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमने मोशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करके हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आए हैं, और आज की बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। अब कल से हम इसका डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन सीखेंगे और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो बी अटेंटिव, बी रेगुलर एंड बी फोकस्ड, ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको फिज़िक्स पर ग्रिप बन जाएगी। ठीक है जी, चलो ऑल द बेस्ट, बाकी बातें कल करते हैं।